दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीयन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के बारे में, जो कि कुरुक्षेत्र का अगस्त की मैगज़ीन है। उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो कि एक बेस्ट एनालिसिस होने वाली है। आप खुद देखेंगे कि वो कितना बेहतरीन है। और ये आपके यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एएफओ में और अन्य एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पेज से। तो नियर अबाउट 20 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। इंडिया में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं? आपके 20 एग्रीक्लाइमेटिक जोन्स हैं और 46 जो सॉइल टाइप है वो पाई जाती है इंडिया में। इंडिया हैज़ विटनेस्ड फेमाइन इन 1964, 65, 1965, 66 आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो फेमाइन देखा है, विटनेस किया है, वो 1964, 65 में सबसे पहले किया और 65, 66 इसी के बाद आपका ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इन 1970 बाई एनडीडीबी गुजरात। तो जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो 1970 में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात में जो कि है। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये 1965 में आपका एनडीडीबी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? आपका मिल्क प्रोडक्शन से, कि हमें मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। जो एग्रीकल्चर है आपका वो क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है और एग्रीकल्चर जो ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस में आता है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसी की वजह से अभी फार्म लॉ जो आपका लॉन्च हुआ था, किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 फार्म लॉ, वो इसी के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट पॉइंट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1965। जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये 1965 में हुआ था। अब इसके 2 मेन वर्क हैं, आपका नीचे पॉइंट में दिया गया है 2 मेन वर्क। पहला क्या है? पीडीएस है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी के द्वारा होता है। गेहूँ चावल जो आपको दिए जाते हैं सब्सिडी के रेट पे, वो इसी के द्वारा दिए जाते हैं। और प्राइस सपोर्ट स्कीम इसका काम है। ये क्या करता है? ये परचेज करता है आपका क्या बीट एंड राइस। ये बीट एंड राइस को परचेज करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एपीसी। एपीसी मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1965 में। उसके बाद इसी का नाम हम कन्वर्ट कर देते हैं आगे चलकर, जिसको हम कह देते हैं सीएसीपी, मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इन 1985। ये कब हुआ था इस्टेब्लिश्ड? 1985 में आपका हुआ था। और ये क्या करता है? ये रिकमेंड करता है आपको कि कितना प्राइस एमएसपी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि पास किसके द्वारा किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपका एमएसपीज रिकमेंड फॉर 23+1 क्रॉप। तो ये आपका क्या इसका मतलब है? तो आपकी जो एमएसपी की जाती है, ये गलत दिया गया है यहाँ। ये होना चाहिए आपका 22+1 क्रॉप। तो 22 आपकी क्रॉप हो गई। और एक क्या हो गया? शुगर केन। शुगर केन का एमएसपी नहीं होता, उसका होता है क्या होता है? एफआरपी, फेयर एंड रूमरेटिव प्राइस। तो ये आपका शुगर केन का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है एनएफएसएम, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक्ट। कब आया आपका? 2013 में आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट द नेशन ₹90,000 करोड़ एनुअली। जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट से लॉसेस हो रहे हैं इंडिया में, उससे कितना लॉस हो रहा है इंडिया को? लगभग 90,000 करोड़ जो रुपए हैं वो एनुअली का लॉस हो रहा है हमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड टू द डिक्लाइनिंग इन द सॉइल हेल्थ। जो हम फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हमारा रिकमेंडेशन कम है, लेकिन हम उसको अप्लाई क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। उससे हमारा क्या हो रहा है? जो सॉइल हेल्थ है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसी के लिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्ट की थी। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसके अनुसार मतलब कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, हम उसको उतना ही अप्लाई करें, जिससे कि हमारी जो सॉइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा वर द स्टेट्स विद द हाई लेवल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जो हमारे पंजाब हैं, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, ये जो स्टेट हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हमारा भूमिगत जल है उसका उपयोग कर रहे हैं या एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एगटेक मार्केट इन वर्ल्ड।
तो जो इंडिया है पूरे विश्व में तीसरा एग्रीटेक का मार्केट है, सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र से रिलेटेड हैं। ये आपकी एक बेस्ट एनालिसिस है, आप इसको लगातार समझते रहिए। मुझे नहीं लगता कि अगस्त जो आपकी मैगजीन है उससे कोई पॉइंट इसमें छूटेंगे। तो हमारा ये है नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंडिया नेचुरल फार्मिंग इज परफॉर्म्ड एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, मतलब BPKP प्रोग्राम्स के अंदर में ये चलता है, जो कि किसके अंडर में है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये 2015 में हुई थी। इसी के अंतर्गत हम लोग क्या नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारे 3 की चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए इस समय क्या है, पहला एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, दूसरा है सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन, थर्ड क्या है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब ये जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, पहले हमारे पास क्या है, किस चीज़ की, मतलब जो हमारे अभी है हमारे जनता के पास खाने के लिए तो बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन जो उनमें मल न्यूट्रिशंस हैं, कुपोषण है या कुपोषण जैसी चीज़ें अभी उभर रही हैं। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने गोल्डन राइस या आप कह सकते हैं रेड राइस, इन तरीके की नई नई वैरायटियाँ डेवलप की हैं जो कि आपके जो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है इनको बढ़ावा देंगी। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो हमारा पर कैपिटबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन है, अगर हम 1950-51 की बात करें तो वो कितना था, 394.9 ग्राम पर डे था। लेकिन अगर करंट की बात करें, जो ग्रोथ किया है इंडिया ने 2019-20 में, वो क्या है 512 ग्राम पर डे। कितना है, 512 ग्राम पर डे है ये। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट 4। जो राइस प्रोडक्टिविटी थी क्या 1950-51 में, वो क्या थी 668 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन हम देखें, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, अन्य स्कीमों के बाद जिन्होंने इनको बढ़ावा दिया, उसके बाद आज हमारी जो प्रोडक्टिविटी है 2659 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। लेकिन अगर अभी हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे हमारा जो प्रोडक्टिविटी अभी भी बहुत कम है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वीट आपका जो है उसका 1950-51 में क्या था 663 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन अगर करंट की 2019-20 की बात करें तो 3507 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो हमारा प्रोडक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मिल्क स्टेटस ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो मिल्क प्रोडक्शन था इन 1951 वो क्या था 21 मिलियन टन था। उसके बाद क्या हुआ, 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ। किस लिए स्टार्ट किया गया, इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया। थर्ड पॉइंट, उसके बाद हमारा देश 1997 में इंडिया क्या बन गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, किसका, मिल्क का, जो कि अभी करंट समय तक बना हुआ है। उसके बाद 2019 में हमारा रिकॉर्डेड मिल्क प्रोडक्शन हुआ जो कि क्या है 187.7 मिलियन टन्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट जो कुरुक्षेत्र के हैं। तो इसमें पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ विजन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके एक विजन है कि हम जो फार्मर की इनकम है उसे हमें दुगनी करनी है। वो कब तक करनी है, 2022 तक। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंडिया है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्स, स्पाइसेस, कास्यू एंड जूट। इन सभी चीज़ों का इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंडिया किन चीज़ों का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो है आपका बीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इन चीज़ों में भारत सेकंड रैंक रखता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे अपेडा के बारे में। अपेडा क्या है, अपेडा जो है आपकी, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 13 फरवरी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है। और अपेडा क्या करता है, अपेडा एक तरीके की चीफ एजेंसी है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एक्सपोर्ट जो होता है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का उसके लिए, और डेवलपमेंट करती है, ये लिस्ट करती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, जो उनसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट था 1950-51 में क्या था 149 करोड़ था। लेकिन इस समय क्या है वो 2019-20 में क्या है
2.53 लाख करोड़ हो गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये आपका एग्ज़ाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो मेराइन प्रोडक्ट, बासमती राइस, बफेलो मीट आर टॉप प्रोडक्ट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट। जो एग्री एक्सपोर्ट होता है उसमें जो आपका मेराइन प्रोडक्ट है, बासमती राइस है और बफेलो मीट है, ये आपके टॉप प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है गरकिन। गरकिन अब क्या है, अगर अभी आपको एग्जाम पूछ लिया जाए तो काफ़ी लोग इसमें चक्कर खा जाएंगे कि ये क्या है। तो गरकिन एक तरीके की वैरायटी है किसकी, आपकी कुकुम्बर की, जो कि कहाँ एक्सपोर्ट की जाती है, यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रेड राइस। अब जैसे आपने रेड राइस सुन रहे हैं वैसे गोल्डन राइस होता है, उसमें क्या ज़्यादा होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए। अब इसमें क्या है, ये एक तरीके की रेड राइस जो है ये क्या होता है, इसमें आयरन रिच होता है। ये क्या होता है आपका, आयरन रिच होता है। और ये क्या करेगा, ये हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देगा, इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ ग्रो किया जाता है आपका, ब्रह्मपुत्र वैली में, जो कि कहाँ, आसाम की ब्रह्मपुत्र वैली में। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम में ग्रो किया जाता है। इसको लोकली क्या कहा जाता है, बाओ धान। क्या कहा जाता है, बाओ धान के नाम से इसको जाना जाता है आपकी रेड राइस को। अब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, इंडिया। अगर हम देखें इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं मैंगो के करंटली, तो उसमें दो वैरायटी जो हैं उनको वो डोमिनेट कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं आपकी, अल्फांसो है और केसर वैरायटी है। अब आपका अल्फांसो का जो जीआई टैग है वो किसके पास है, वो आपका है महाराष्ट्र के पास, है। और जो केसर है इसका किसके पास है, ये है गुजरात के पास। किसके पास है ये, गुजरात के पास है आपका, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द टारगेट टू डबल द एग्री एक्सपोर्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने टारगेट किया है कि हमें जो एग्री एक्सपोर्ट है उसको हमें दुगना करना है, जो कि इस समय प्रेजेंट समय में क्या है, $30+ बिलियन है। इसको हमें $60 बिलियन करना है, +$60 बिलियन करना है। कब तक, 2022 तक। अभी मैंने पीछे भी बताया कि इनकम को जो डबल करना है फार्मर की, वो क्या रखा गया है लक्ष्य, किस ईयर तक, 2022 तक ही रखा गया है उससे भी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं EDEPF के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम्स के बारे में। तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके का एक फॉरम बनाया गया है जो क्या करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करता है। किसके एक्सपोर्ट को, आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के। तो देखिए जो आपका EPF है उसके अंतर्गत 8 एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट हैं। अब वो 8 एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, पहला ग्रेप्स है, सेकंड मैंगो है, थर्ड बनाना है, फोर्थ ओनियन है, फिर राइस है, न्यूट्री सीरियल्स है आपका, पोमोग्रेनेट्स है और फ्लोरिकल्चर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स हैं, जो इनके रेजिड्यूज़ हैं, ये एक तरीके का मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका एग्री एक्सपोर्ट में। आपका जो एग्री एक्सपोर्ट इंडिया का कम हो रहा है वो इन्हीं के कारण की जो हमारे केमिकल और पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें एग्री एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें आ रही हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्कीमों के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इस किस लिए स्टार्ट की गई है, जो हमारे एग्री एक्सपोर्ट हो उसको बढ़ावा मिले और फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है आपका किसान सारथी। अब किसान सारथी किसके द्वारा लॉन्च की गई है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपका फैसिलिटेट करेगा फार्मर को कि राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम दिया जाए। मतलब कि जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है आपके एग्रीकल्चर में वो उस समय हम प्रोवाइड कराएं। तो हमारा क्या है इसमें, अब क्या होगा, फार्मर नाउ गेट पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज डायरेक्टली फ्रॉम साइंटिस्ट ऑफ केवीकेज इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। तो मतलब अब जो फार्मर है वो इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट आपका जो केवीके के साइंटिस्ट होते हैं उनसे क्या कर सकेगा, बात कर सकेगा, इन्फॉर्मेशन ले सकेगा। वो भी कब ले सकेगा, अपनी लोकल लैंग्वेज में ले सकेगा और एकदम राइट टाइम पे कि हमें क्या करना चाहिए, अब इस फसल में हमें क्या, इसके आगे क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट ऐप है आपका किसान रथ और किसान उड़ान। ये लगभग में सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। ये एक तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन है आपका किसान रथ, जो कि आपका किसके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, जो कि आपके बायर हैं और ट्रेडर हैं उनको फैसिलिटेट करता है, देता है, उनके लिए बनाया गया है।
और एक एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दी जा सके, उसके लिए ये बनाया गया है। अब ये जो किसान उड़ान है, ये किसान उड़ान आपका बनाया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके तहत जो आपके जो जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको हम जल्दी से उनका ट्रांसपोर्ट कर सकें, उनको सेल कर सकें, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो चलिए नेक्स्ट आपके पेज पे चलते हैं हम लोग। अब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का टू RGVA मतलब रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड में इन इंडिया में, तो 1950-51 में क्या था? वो आपका था 53.7%। लेकिन अगर हम देखें ये 2021 में क्या हो गया है? ये हो गया 18.85% हो चुका है। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड एवरेज GDP। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, क्या एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? सिर्फ 4% करते हैं टोटल GDP में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 54.6% ऑफ द टोटल वर्क फोर्सेस ड्राइव इट्स सस्टेंस थ्रू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर आइदर एज कल्टिवेटर और एज एग्री लेबरर्स। तो जो हमारे 54.6% जो हमारा वर्क फोर्स है वो डायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट है किसमें? एग्रीकल्चर में, या तो वो आपके कल्टिवेटर हैं या तो वो एग्रीकल्चर लेबर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुरुक्षेत्र से ही रिलेटेड है जो आपके। तो ये क्या है? पहला जो टोटल प्रोडक्शन है आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था 1950-51 में क्या था? आपका 50.8 मिलियन टन्स था। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो कितना है? 2021 में कितना था? 326.58 मिलियन टन्स था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है, वो कितना टोटल कंट्रीब्यूट कितना करता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर आउटपुट्स में? तो नियर अबाउट 30% कंट्रीब्यूट करता है आपका। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो पर कैपिटबिलिटी ऑफ मिल्क है इंडिया की कितनी है इस समय? 407 ग्राम है पर डे का। और अगर यही वर्ल्ड की बात करें हम तो वो कितना है? 299 ग्राम पर डे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जो 19% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है? इंडिया के द्वारा। मतलब पूरे विश्व का 19% जो मिल्क है वो इंडिया के द्वारा सिर्फ प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे संसार में देखें तो एग के मामले में जो इंडिया की रैंक है वो क्या है? थर्ड रैंक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम कुछ फिश सेक्टर से रिलेटेड जो हमारे कुरुक्षेत्र में दिया गया था उसको डिस्कस करेंगे। तो इस समय द पर कैपिटबिलिटी ऑफ एग हैज़ आल्सो रीच्ड एट 86 eggs पर एनम इन 2019-20। तो जो हमारी पर कैपिटबिलिटी है कि प्रेजेंट समय में क्या है? 86 eggs पर एनम पर व्यक्ति पे है, जो कि कब की है? 2019 और 20 की है। अब सेकंड हम देखते हैं, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। जो भारत है इस समय सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का पूरे संसार में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो प्रोडक्शन था इंडिया का फिश प्रोडक्शन वो 1950-51 में क्या था आपका? 0.752 मिलियन टन। आप सोच सकते हैं कितना कम था उस समय, कितना कम था। इस समय अगर वर्तमान समय की बात करें 2019-20 की बात करें हम डाटा की, तो वो कितना था? 14.20 मिलियन टन्स। कितना आप ये मान सकते हैं, लगभग आपका 18, 19 या 20 लगभग में 19-20 गुना ये टाइम्स बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, FIDF मतलब फिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये फंड है आपका। इसका क्या काम है? इसका मेन एम है कि जो फिश प्रोडक्शन हो उसको बूस्ट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, और वो क्या किया जाए? 20 मिलियन टन कर देना चाहिए 2022 और 2023 तक। मतलब जो आपका FIDF है उसका एम है कि हमको 20 मिलियन टन्स प्रोडक्शन कर देना है फिश का, कब? 2022 और 2023 तक। और जो वर्तमान में कितना 2019 और 20 में कितना था ये आपका दिया गया है 14.20 मिलियन टन्स था। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इंडिया ऑक्युपाइज द 7th पोजीशन इन द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड।
तो जो हमारे एग्रीकल्चर जो इंडिया जो है वो उसकी 7th पोजीशन है, किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में पूरे संसार में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो ये है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि आपका कब लॉन्च हुआ था, ये आपका लॉन्च हुआ था 10 सितंबर 2020 में हुआ था। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं इसका एक टारगेट इसने रखा है कि मुझे इसको जो है फिश प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करना है। कितना करना है इसको, 22 मिलियन टन करना है। और कब तक कर देना है, 2024 से 2025 तक। इसको ये क्या इसका एम है कि मुझे जो आपका फिश प्रोडक्शन है इस समय वो कितना है, 14.20 आपका मिलियन टन है, उसको बढ़ाकर 2024-2025 तक मुझे 22 मिलियन टन कर देना है। और जो कि एम्प्लॉयमेंट में हमें कितना, 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपकी नेक्स्ट स्कीम इसमें दी गई थी कुरुक्षेत्र में, MIDH के बारे में बात की गई थी। तो ये क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब ये क्या है, एक सेंट्रली आपकी स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी, 1 अप्रैल 2014 को। और इसका क्या मतलब, इसका एम क्या है, ये किस लिए बनाई गई है, तो इसका ये एम है कि हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जो हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसका एक समग्र विकास करना, जिससे कि हमारी क्या हो, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो सके और आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट भी कर सके। अच्छा, अपनी तो जो हमारी जो पॉपुलेशन है जो हमारी, उसको हम पूरा कर सके। उसके अलावा हम एक जो एग्री जो स्पोर्ट है उसमें भी कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा करा सके, जिससे कि ये एक तरीके से हमें कहाँ प्रॉफिट देगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना मिशन बनाया है कि हमें 2022 तक जो डबल करना है फार्मर की इनकम, उसमें कर सके। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे। जो इंडियन एग्रीकल्चर है आपका, वो डोमिनेटेड है किसके द्वारा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब आपके मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, जिनका 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है वो आपके मार्जिनल होते हैं। और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनका आपका क्या होता है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, याद रखिएगा। तो वो आपके क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं। तो ये दोनों मिलाकर कितना आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, 86% ऑफ ऑल होल्डिंग्स। जितनी होल्डिंग्स है उनका 86%। और ये नियर अबाउट 47% ऑफ ऑपरेटेड एरिया, जो ऑपरेटेड एरिया है उसका 47% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के ही पास है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर देखा जाए एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ इंडियन फार्मर, मतलब जो इंडियन फार्मर हैं इस समय उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग क्या है, तो वो क्या है इस समय आपकी 1.08 हेक्टेयर्स है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये कब लॉन्च हुई, ये 1998-1999 में लॉन्च हुई। इसका क्या है, इसका क्या मेन मुद्दा था, क्या मेन एम था कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है फार्मर में, हम फार्मर को क्रेडिट दें जिससे कि क्या हो, वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकें, उसको पैसे की कमी ना हो अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा RRBs। जो हमारे RRBs का मतलब रीजनल रूरल बैंक, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 में इसको ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आपकी RBI ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके अंतर्गत जो RRBs होंगी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होंगी वो रजिस्टर्ड जो होंगी उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना, 75% अपना जो टोटल उनका अमाउंट है, जो टोटल उनके पास मनी है आपकी, उसका 75% किस में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके अंतर्गत आपके 8 मेन सेक्टर्स आते हैं, 8 आते हैं जिनके अंदर इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम कुछ नबार्ड के बारे में देखेंगे। जो आपका नबार्ड है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो 1982 में हुआ था। उसका क्या फुल फॉर्म है, नबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये शिवारमन कमेटी का रिकमेंडेशन था। इसी ने नबार्ड ने ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मॉडल दिया था, वो कब दिया था, 1992 में दिया था। और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन दिए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का लोन जो सबसे ज़्यादा लोन आता है, मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से मिलता है। दूसरे नंबर पे आपकी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। थर्ड नंबर पे आपकी क्या होती है, RRBs होती हैं। अब इसका मेन क्या वो था,
एम था। तो ये इसलिए डेवलप किया गया था कि टू फर्दर इन्हेंस फाइनेंस इंक्लूजन ऑफ द एक्सक्लूडेड सेगमेंट्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का था उसका ये मेन मुद्दा था कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फार्मर सेक्टर हैं, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है, उनमें बढ़ावा दिया जाए। इसलिए आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया गया था। और जो ये नाबार्ड है आपका, ये कभी डायरेक्ट फार्मर को नहीं लोन देता है या कोई तरीके की सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर को नहीं देता है, ये बैंकों को देता है, बैंक उठाकर उसको फार्मरों को देती हैं। आप जो ये है किसके लिए वर्क करता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करता है आपका नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी? 2016 में की गई थी। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। किसमें? इन टर्म ऑफ फार्मर पार्टिसिपेशन, जिसमें फार्मर पार्टिसिपेशन के अनुसार देखा जाए तो ये विश्व की नंबर 1 या सबसे बड़ी स्कीम है। अगर हम देखें इसमें एक प्रीमियम होता है। इसमें क्या होता है, बीमा के लिए आपका फार्मर को बीमा दी जाती है फसल की। आप बीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, अन्य क्रॉप हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उस पर आपको क्या दिया जाता है, आपका इंश्योरेंस किया जाता है। अब इसमें प्रीमियम देना पड़ता है आपको, क्रॉप वाइज या सीजन वाइज चेंज होता है सब। तो जो खरीफ सीजन का प्रीमियम होता है वो 2% होता है। अगर रबी सीजन का प्रीमियम देखें तो 1.5% होता है। और जो कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं आपकी, उनका क्या होता है, 5% होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये है आपका लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपकी, उसने स्टार्ट किया था क्या, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम। किस लिए? टू डिजिटाइज ऑल लैंड रिकॉर्ड इन 1988-89 में। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्यूटराइजेशन करने के लिए उनको कब स्टार्ट किया गया था? 1988-89 में। उसके बाद इन अगस्त 2008 में द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसका क्या मेन एम था कि क्यों गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया? इसको इसलिए लॉन्च किया कि जो आपका कई बार ऐसा होता था कि फार्मर एक ही ज़मीन पर दो बार लोन ले रहे थे, मतलब क्रेडिट ले रहे थे। तो जब लैंड रिकॉर्ड का इसका मॉडर्नाइजेशन हो गया जो आपका, तो उससे क्या हुआ कि फार्मर अब एक जगह पर फार्मर जो है एक ही बार लोन ले सकता है। तो इससे जो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई आपकी लैंड रिकॉर्ड की। और बहुत जगह ऐसा होता था कि डिस्प्यूट हो जाता था लोगों के बीच में, तो वो जो डिस्प्यूट था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारी 2 स्कीमों के बारे में और वहाँ दिया गया था। तो पहली है इनाम। आप जानिए इनाम का थीम्स क्या है मेन। अब इनाम किस बेसिस पे आया था? तो इनाम का अंदर जो एक, अगर छोटे तौर पे देखा जाए, स्मॉल तौर पे, तो उसका ये था कि 1 नेशन 1 मार्केट, मतलब एक देश और एक बाज़ार। ये कब लॉन्च की गई थी? 2016 में लॉन्च की गई थी। और ये एक तरीके से देखा जाए इनाम में, तो मतलब कि सभी बायर ट्रेडर वो आउट ऑफ बाउंड्री, अगर इंडिया के अंतर्गत हैं, तो एक कोने से दूसरे कोने का फार्मर क्या कर सकता था, एक बायर दूसरे फार्मर से, फार्मर कहीं भी किसी भी कोने का हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है और दूसरा आपका जो बायर है वो तमिलनाडु का है, तो वहाँ से भी परचेज कर सकता था। तो आउट ऑफ बाउंड्री था मतलब। और इसमें क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ी, उससे क्या हुआ, फार्मर को और प्रॉफिट होने लगा। तो एक तरीके का ये इनोवेटिव आपका इनिशिएटिव था एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में, जिसने क्या किया, एसेसिबिलिटी फार्मर की इंक्रीज कर दी। और वो किसी भी मार्केट में, पहले ये था कि आदमी अपने ही मार्केट में, वो किसी भी मार्केट में, जो किसी भी एरिया की मार्केट से परचेज सेल कर सकता था बायर से, और किसी भी बायर से। और इसने क्या किया, एक ट्रेड में जो है आपके ट्रांसपेरेंसी ला दी। तो इनाम आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये कब स्टार्ट हुआ? ये आपका अगस्त 2014 में स्टार्ट हुआ। इसका क्या मोटो था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फाइनेंशियल सेक्टर में जोड़ें, समावेशन करें। इसके अंतर्गत बहुत अधिक संख्या में बैंक अकाउंट्स खुले जो कि 0 से ही स्टार्ट होते थे। तो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। जो हमारे किसान थे, जो हमारा जो पिछड़ा हुआ सेक्टर था, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आने वाले समय में फाइनेंशियल सेक्टरों से, जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है बैंक से, इनसे जुड़ा, उसे पता चला कैसे चीज़ें की जाती, कैसे क्रेडिट ली जाती, नहीं तो उसके बारे में भी लोगों को पहले नहीं पता था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और नियर अबाउट अगर देखा जाए, जो अभी भी अगर करंट समय में इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के बावजूद कुछ कमियां हैं,
कुछ कमियां हमारे अगर हम देखें रूल्स में हो सकती हैं, या कुछ और भी तरीके की कमियां हैं जिसकी वजह से अभी भी हमारी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसका 30% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से आ रहा है, मतलब लैंडलॉर्ड से और जो आपके लोकल ट्रेडर से, इन सब से फार्मर डायरेक्ट ले रहे हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो उसका जो ब्याज पड़ता है वो बहुत ही अधिक होता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है ये एक तरीके का क्या है, हानि है बहुत बड़ी, जो कि उसकी ग्रोथ को रोक रहा है, हैम्पर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए लास्ट हो गया हमारा, तो ये आपका जो कुरुक्षेत्र है उसकी 4 चैप्टर जो शुरू के 4 थे उसी की एनालिसिस है, बाकी 4 की नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो हमारे यहाँ एग्री कोचिंग जो एग्रियन है आपकी, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सभी जो आपके मेन मेजर टॉपिक्स हैं उसके बारे में, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं एग्रीकल्चर के, वो सभी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे यहाँ एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, प्लांट साइंस, हॉर्टिकल्चर, करंट एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे वीडियो को शेयर्स करें, प्रमोट करें हमें, जिससे कि हम अच्छा काम कर सकें और हमारा दिल लगा रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।